आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज पोलिंग जारी है और 18 अजला के 121 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें 1314 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला 3 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा वोटर्स कर रहे हैं। इंतखाबात के पहले मरहले में नीतीश कुमार की क़यादत वाली हुकूमत के 16 वज़रा की सियासी किस्मत दाव पर लगी है, जिनमें से 11 का ताल्लुक बीजेपी से है। मुद्दे क्या है, क्या कुछ ये बिहार में इस बार देखने को मिला है, उम्मीदवार क्या क्या कहते रहे। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघापुर असेंबली हल्के से लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी का पल्ला भारी है, लेकिन ये वोटर ही तय करेगा। दोपहर का वक्त हो चुका है, इस बार इंतखाबी मुद्दे क्या रहे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जर्नलिस्ट हैं राहुल देव जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। राज पाठक साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। ये पिछले 25 साल से पत्रकारिता में खासकर बिहार पर देखते रहे, बोलते रहे और लिखते रहे हैं। अहम मुद्दों पर बात करेंगे। 20 और 25 का चुनाव कितना मुख्तलिफ है। राहुल देव जी, इस बार 2 फेज में चुनाव हो रहा है, पिछली बार 3 फेज में हुआ था। मुद्दे इस बार बहुत मुख्तलिफ है। चेहरा नीतीश कुमार है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन सीएम का फेस एनडीए के पास अभी नहीं है। लेकिन वहीं हम अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने सीधे सपोर्ट कर दिया तेजस्वी यादव को। चेहरा भी है और इलेक्शन का फेस भी है, क्या कहेंगे? यदि आप बिहार चुनाव को बहुत नज़दीक से और बहुत माइनटली देखें तो आप पाएंगे कि जंगल राज वर्सेस जंगल राज की लड़ाई हो रही है। अभी पहले सिर्फ एनडीए जंगल राज की बात करते थे, लेकिन अब जंगल राज की बात महागठबंधन भी करने लग गए हैं। यानी जंगल राज वर्सेस जंगल राज जो मेन टॉपिक है, जिस पे सारे दर्शक और जो भी वहाँ के वोटर्स हैं जो इफेक्ट होते हैं, जो उस पे प्रभावित होते हैं, वह है जंगल राज और कानून व्यवस्था। ये बिहार का प्रमुख मसला है। और जो वहाँ भी रहते हैं और जो बाहर में, जो बिहार से बाहर में अधिकांश लोग रहते हैं, उसका भी कंसर्न सिर्फ ये होता है कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था कैसा है, वही प्रभावित करता है। अब तक यदि आप गौर से देखें तो इस बार जो बैनर लगाया गया है आरजेडी के तरफ से, उसमें लालू के चेहरे को हटा दिया गया है। यानी क्यों हटाया गया है? यानी वोटर्स ये मानते थे कि लालू के राज में जंगल राज था, तो जंगल राज था, ये अभी भी लोगों के इंप्रेशन में है। ताकि एनडीए जो अक्सर बोलती है कि जंगल राज और जंगल राज में लालू की तुलना उनसे कर देते हैं। तो इस कारण से जो महागठबंधन का जो पोस्टर जारी हुआ है, उसमें इस बार लालू जी के चेहरे को हटा दिया गया है। यानी तेजस्वी ये साफ करना चाह रहे हैं कि हम उस जंगल राज में आपको लौटने नहीं देंगे। लेकिन वहीं तेजस्वी के तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम जंगल राज के बात तो एनडीए करती है, लेकिन नीतीश के शासन में भी क्राइम कुछ कम नहीं हुआ है। जो हाल के जो दिनों में मोकामा में जो अनंत सिंह वाला मामला है, वह भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो 80 90 के दशक में जब चुनाव के दौरान हिंसा होती थी, उसकी याद ताजा हो गई है। मेरा मानना यह है कि जंगल राज इस चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा है और दोनों इसी मुद्दे पर टकरा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन में अनंत सिंह का जिस तरह से मामला हुआ, जेल चले गए, कत्ल का मामला है, दिलावर चंद का कत्ल हुआ, लेकिन महाबली जो लोग हैं ना, वो इनके पास भी है, उनके पास भी है। यानी आरजेडी के पास भी वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि अनंत सिंह यहाँ है तो अच्छे हैं, वहाँ है तो कुछ और हैं। चेहरा वही है, काम भी वही है। अगर एनडीए बोलती रही तो फिर आज आरजेडी का या तेजस्वी का कहना भी तो सही है कि जंगल राज यहाँ भी लौट आया है। सवाल यह है, नीतीश के चेहरे पर आप इलेक्शन लड़ते हैं और सब कुछ बेहतर बताते हैं, मुस्तकबिल खुद नीतीश का क्या है, जेडीयू का क्या है बीजेपी में? क्योंकि बीजेपी के साथ जितने भी लोग गए हैं उनका फ्यूचर जो है एक तरह से बताया जाता है कम होता है। मिसाल के तौर पर आप ले लें कश्मीर में पीडीपी का हवाले से, अगर महाराष्ट्र से मैं बात करें तो शिवसेना से लगे हुए शिंदे, उनकी हालत आप देख लें। तो लगातार इस तरह से चीज़ें होती रहीं। तो क्या बीजेपी बहुत ताकत के साथ वापस आ रही है इस इलेक्शन में? यदि जिलानी साहब, यदि जैसे आपने कहा कि कश्मीर में, महाराष्ट्र में या और भी जो राज्य के आपने उदाहरण दिया, वहाँ के चुनावी समीकरण पूरी तरह से अलग है। वहाँ लगभग
2 पार्टी के आसपास या 3 पार्टी में ही लगभग सिमट जाते हैं। यदि आप बिहार के परिप्रेक्ष्य को देखें तो जितने कास्ट उतने नेता, हाँ, तो जितने कास्ट उतने नेता, तो यानी क्या हुआ, संघर्ष बहुत ज्यादा है और सभी का अपना अपना गुट है। बीजेपी यह भी नहीं कह सकती है कि हम अपने दम पे पूरी सरकार को बना सकते हैं। यदि यही उसमें ये कॉन्फिडेंस होते तो वो किसी से गठबंधन नहीं करते। लेकिन यानी बीजेपी यहाँ जात पात वाले मामले में फंस जाती है। बिहार का जो परिप्रेक्ष्य रहा है, आप भी बहुत लंबे समय से बिहार चुनाव को देखते रहे हैं और पुराने समय में लाइव भी करते रहे हैं, तो कास्ट लाइन वहाँ एक प्रमुख मुद्दा रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य में कास्ट लाइन प्रमुख मुद्दा नहीं रहा है जी, दूसरे राज्य में भी होते हैं, लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। बिहार में ये थोड़ा सा परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके जो लोग हैं, उस मतलब जैसे अब चिराग पासवान है, वो कहेंगे कि हम दलित और पासवान की राजनीति करते हैं। वीआईपी यदि देखें तो हम मल्लाह की बिंद की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव की बात करें या आरजेडी की बात करें तो आप देखेंगे कि आरजेडी और मतलब जो है ये मुस्लिम और यादव को लेके चलने की अक्सर बात करते हैं जी। तो यानी यूं कहिए कि वो पूरा कास्ट लाइन में बटा हुआ है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन कमोबेश सब उसी अंदाज में ऐसा लग रहा है। ठीक, राज पाठक जी, जिस तरह से पहला फेस है, 2 फेस में चुनाव हो रहा है, राहुल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि उतार चढ़ाव है बीजेपी के साथ, लेकिन जात पात की सियासत में बीजेपी फंसी हुई, यादव, मल्लाह, पासवान, फिर धानो, इस तरह की जो जात पात का इशू है, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि प्रशांत किशोर और एमआईएम, इन दोनों को नहीं भूलना है। इन बड़ी पार्टियों की चीज़, एनडीए प्लस इंडिया अलायंस, इन बीच में ये दोनों आते हैं। ये दोनों का क्या रोल आप देखते हैं इस बार? क्योंकि प्रशांत किशोर इस बार आए हैं, वो बीजेपी को कम, तेजस्वी को ज़्यादा बोलते रहे, लेकिन फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले वो भी कुछ बोलना भूल गए या फिर बदलाव एक तरह से दिखाई दिया। तो ये दोनों का खेल क्या कुछ हो सकता है इंडिया अलायंस के लिए और एनडीए के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि और मुद्दों के हवाले से जो आपका इलेक्शन है वो 121 सीट पे हो रहा है जी। 121 सीट में पिछली बार जो रिजल्ट आप देखेंगे तो उसमें 65 सीट महागठबंधन के पास है और 56 इनके पास है। लेकिन उसके साथ है क्या कि उसमें रामविलास पासवान की जो पार्टी जो है अभी, उनके सुपुत्र हैं, तो और वीआईपी वाले, तो वीआईपी वाले इनके साथ थे, रामविलास जो थे वो इनके साथ रह के भी बाहर थे। तो 2-4 सीट का रख ले तो फिर भी कुल मिला के आप देखेंगे तो महागठबंधन का पलड़ा इस फेज में भारी है, पहली बात जी। और जहाँ तक राहुल जी ने कहा कि जाति, तो बिहार जो है वो जाति से आज तक नहीं निकला। वो स्वतंत्रता के बाद पहले भूमियार, फिर लाला, फिर यादव, फिर राजपूत, फिर कोयरी, फिर कुर्बी, वो चलता रहा और वो उसके डीएनए में है एक तरह से। पता है, कोई भी बात आप किसी से करेंगे तो सबसे पहले जाति के तरफ ही झांकता है। आप उसको समझाएंगे कि मैं तुमको नौकरी दूंगा, हो सकता है 10 मिनट के लिए आपके साथ आ जाए, लेकिन जैसे ही वो फिर अपनी जाति में पहुंचेगा वो फिर अपना सुराला राग अलापता है, ये बिना देखे कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट खराब है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा जन सुराज की बात, तो जन सुराज ऐसा नहीं है कि वो वोट केवल आरजेडी का काटेगा या बीजेपी का काटेगा, वो दोनों का काटेगा। अच्छा, ठीक है। उसका कारण क्या है कि उसका जो उसने रास्ता लिया हुआ है, उस रास्ते में कहा कहीं पे मुस्लिम वोट जो है उन्होंने मुसलमानों को भी ज्यादा टिकट दिए। हाँ, ठीक है, अच्छी संख्या में टिकट दिया। दूसरी बात, हर जाति का ध्यान रखते हुए, जैसे मान लीजिए कहीं पे राजपूत ज्यादा है, कहीं पे भूमियार ज्यादा है, कहीं यादव ज्यादा, तो वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं जी। तो जाहिर सी बात है वो वोट तो काटेंगे, लेकिन फुल फ्लेजेड नहीं आएंगे, ये भी बात पक्का है जी। ये इन्होंने मान लिया, ये पहले ही मान लिया। जब वो राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो वहां से उन्होंने मान लिया कि अब मेरे हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन वोट काटेंगे, नुकसान दोनों का करेंगे, फायदा किसी का नहीं करेंगे। अपना भी उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है।
ठीक, यानी मतलब कोई खाता खुलेगा नहीं। राहुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार मुद्दे, अगर मैं प्रशांत किशोर की बात करूं, एमआईएम तो छोड़िए, एक अलग पार्टी है, अलग नज़रिया है और एक अलग वोट बैंक है, लेकिन इस बार ये कोशिश रही प्रशांत किशोर की कि वो ये कहते रहे कि 9th पास बंदे को आप सीएम बनाने जा रहे हो। हर बड़ा आदमी अपने बच्चे को सियासत में एक बड़ा मकाम दिलाना चाहता है। प्रशांत किशोर ने सीधे बिहार की जनता, बिहार के बुजुर्गों से कहा कि आपका बच्चा क्या बनेगा ये आपको तय करना है बिहार में। तो क्या ये सोच बन पाई है बिहार में? अगर आपने जिस तरह से शुरुआत में कहा जाति के लिहाज से लोग चले जाते हैं, तो ये बदलाव क्या मुमकिन है बिहार में? प्रशांत किशोर हो या फिर आम आदमी पार्टी, अगर केजरीवाल के हिसाब से कहें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन फिर भी, लेकिन मुल्क की आबादी के लिहाज से देखें तो तीसरा बड़ा स्टेट है बिहार। उसमें जो पलायन है, सबसे बड़ा खेल है पलायन का। अगर जिस स्टेट में पलायन ज़्यादा होता हो, युवा बाहर चले जाते हों, तो वहाँ पर बदलाव की कितनी उम्मीद की जाए? राहुल देव जी। यदि प्रशांत किशोर के जब से वो राजनीति में एंट्री की है जिलानी साहब, तो यदि वो देखे तो 3 साल तक वो पूरे गांव-गांव घूमते रहे। और पूरे गांव-गांव घूमने के बाद जो उन्होंने महसूस किया कि लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण ही वो बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा जो सबसे जो प्रमुख मुद्दा जो आपने कहा कि शिक्षा का उन्होंने उठाया। आप भी जानते हैं कि बिहार के लोग आईएएस में सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा एंट्री हो जाए, सरकारी नौकरी में चाहते हैं कि हमारा हो जाए, यानी पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति इस राज्य के लोगों में अधिक रही है। बिल्कुल। और इसी कारण से आज भी यदि वहाँ पे शिक्षा का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना आप दक्षिण या दूसरे राज्य की तुलना यदि आप करें, तो इसी कारण से वहाँ के बच्चे भी पढ़ने के लिए प्लान कर जाते हैं, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो दक्षिण के राज्य हो, वहाँ प्लान कर जाते हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर ने इस चीज़ को भांपा कि 2 मुद्दा बहुत प्रभावकारी है। एक तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सबको चाहिए। बिल्कुल। वहाँ के लोगों में ऐसी शिक्षा का नशा है कि लोग अपने घर बार जमीन बेच करके भी बच्चों को बाहर भेज देते हैं ताकि वो पढ़ ले जी, और बच्चे अच्छे भी बन जाते हैं। यदि आप हैदराबाद में को देखें तो यहाँ बड़े बड़े अधिकारी भी सब बिहार से ही हैं। पिछले देखे कि जो हमारे अंजनी बाबू थे वो भी हमारे बिहार से ही थे। यानी बिहार में शिक्षा लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहा है। और दूसरा, मजदूर वर्ग भी ज़्यादा उत्पन्न हुआ है। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि 9वीं पास व्यक्ति यह आपको कैसे संचालित कर लेगा, यानी हमें एक ऐसा शासक चाहिए जो शिक्षा के स्तर को भी ऊपर उठा सके और जो शिक्षा लेने के लिए जो गुणवत्ता है उसको यहाँ दे सके और साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा कर सके, ताकि जो हमारा पलायन है, दो तरफ पलायन, यानी बेरोजगारी का पलायन और दूसरा शिक्षा का पलायन, ये दोनों किसी न किसी रूप से रुके राज्य में। और इसी को अपने जो जनता है उसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि शिक्षा तो सबको जरूरत है, चाहे गरीब हो अमीर हो, वो तो चाहता है कि हमारा बेटा जरूर अच्छा बन जाए, जरूर शिक्षित हो ताकि वो अच्छा अधिकारी बन जाए, अफसर बन जाए। तो हो सकता है कि ये दोनों फैक्टर इस चुनाव में काम करे, और कितना काम करता है यह तो 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेरोजगारी का तो मुद्दा है। राज पाठक जी, बेरोजगारी के अलावा दो चीज़ें इस बार बहुत ज़्यादा एड्रेस हुई। अगर हम इंडिया के हवाले से बात करें तो कहें कि 1 करोड़ रोजगार हम देंगे, फ़ौरन बाद तेजस्वी का बयान आता है कि साहब घर के एक आदमी को एक सरकारी नौकरी। क्या ये जो वादे हैं इलेक्शन में तो हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद पता नहीं गुम, लीडर भी गायब, वादे भी गायब। तो बिहार में पिछले 20 साल से डबल इंजन की सरकार, 17 महीने का एक ब्रेक इनको मिलता है तेजस्वी को। वो अपने 17 महीने की कारकर्दगी बताते हुए कहते हैं कि जब हमने 17 महीने में सब कुछ ये किया है तो अब आएंगे तो एक घर से एक रोजगार, वो भी सरकारी। क्या ये मुमकिन है? ये दे पाएगी सरकार? इतना है उनके पास मनोबल? अच्छा देखिए, ये मतलब कि एक बोलने का एग्जैजरेशन जो करते हैं उसका भी एक लिमिट होता है। तेजस्वी उस लिमिट को भी क्रॉस कर गए। अब आप बताइए कि पूरे देश में कितने सरकारी लोग हैं, और वो सिर्फ बिहार में ही बोल रहे हैं कि हम एक परिवार से एक नौकरी दे देंगे।
इट मीन्स कि अभी जो है अगर उसको आप एक टेंटेटिव ले लें जी तो 3.25 लाख करोड़, जी। 3.25 करोड़ जी। परिवार है, ठीक है। तो इसका मतलब आप 3.25 करोड़ नौकरी दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू तेजस्वी। 3.25 करोड़ नौकरी दे रहे हैं उसको। आपने कहा मतलब तेजस्वी का कहना है कि मैं कम से कम 30,000 रुपए दूंगा। वो भी एक मुश्त नहीं पैसा नहीं, कहाँ से आएगा? एक मुश्त नहीं, मतलब जो मंथली अच्छा। ऑन एन एवरेज। लेकिन आप जब एवरेज भी 30,000 देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि चपरासी को भी 30,000 देंगे, आप इंजीनियर को भी 30,000 देंगे। तो जाहिर सी बात है वो 30,000 के लिमिट से भी आपका एवरेज ऊपर चला जाएगा। चलिए हमने 30,000 उनके मुंह की बात हम मान लेते हैं। 9 लाख करोड़ रुपए आपको देने हैं। 9 लाख करोड़, आपके बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, 3.25 लाख, 3,15,000 करोड़। जी। तो आप बताएं कि आखिर ऐसा कौन सा निकलेगा जिससे कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ हो जाएगा। पहली बात मतलब तेजस्वी, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूं तो झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, और वो भी सरकारी नौकरी बोल रहे हैं। यहां पर बीजेपी ने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे लाए हैं। वो देख लिए कि ये तो नहीं हो पाएगा, हाँ बहुत लंबा चौड़ा है। तो इन्होंने कहा 1 करोड़ रोजगार देंगे हम। वो सरकारी देंगे या निजी देंगे? नो 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 नो, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने लाइन आपके लिए नहीं खींचा है कि आपको हम सरकारी दे देंगे या प्राइवेट। वो मजदूर से लेके, प्राइवेट मजदूर से लेके, ठेका वाले मजदूर से लेकर के, कारखाना से लेकर के, वो उनका वादा वो है। तो अब देखिए 1 करोड़ कहना, अब होता क्या है कि जब इसीलिए इलेक्शन से पहले सम्राट चौधरी ने कहा था यहाँ रोजगार लगाइए, आपको टैक्स फ्री रहेगा, कंपनी लगेगी, उसमें यहाँ के लोग रोजगार लेंगे। जी। तो वो रोजगार वाला इशारा वही था। यस। और दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी का जो अपना एक प्लान है कि हम वहाँ एक रक्षा कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, हम कारखाना लगाने जा रहे हैं, हम हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं, हम सड़क बनाने जा रहे हैं। तो 1 करोड़ आप देखिए, पक्का तो कोई नहीं कह सकता, उसका कोई आपके पास डेटा भी नहीं होगा। अगर सरकार ने भी, अगर केंद्र सरकार की भी बात कर लें आप, केंद्र सरकार की भी बात कर लें तो उसमें भी आपके पास डेटा नहीं है। लेकिन एक ईपीएफओ का डेटा आता है जिसको लेकर के टेंटेटिवली मोदी जी हों या उनके जो भी कुलीग हों वो वादा करते रहे और दिखाते भी रहे हैं। तो 1 करोड़ तो चलो किसी तरह हम पचा लेंगे, क्योंकि हमको भी पता है कि बेरोजगारी क्या चीज़ है और कितने लोग बेरोजगार हैं बिहार में और नहीं है, और कितनी नौकरी। लेकिन 3 करोड़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जी। तो इसका मतलब है कि तेजस्वी ने जिस दिन से ये वादा किया कि मैं 3 करोड़ दूंगा, उसके बाद से उन्होंने लगभग तकरीबन 10 से 15 पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है, जिसमें जब यही सवाल, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही सवाल तेजस्वी से बार बार रिपीट हो रहा है कि आप कहां से देंगे, 3 करोड़ कहां से देंगे, कैसे देंगे, आप उसका मतलब एक खाता बताइए। तो वो साफ साफ बोलते हैं मेरे पास ब्लूप्रिंट तैयार है, 2 दिन में दे दूंगा। ये 2 दिन पिछले 20 से 25 दिन से 2 दिन नहीं आया ये वाला 2 दिन नहीं आया आज तक। अब शायद वो ये भी यानी मतलब इलेक्शन में कुछ भी बोल दो जनता को, वोट तो ले लो पहले, बाद में देखेंगे। ये तो पुराना है। सम्राट चौधरी भी यही कहते रहे, बोला 80 लाख लोगों के घरों तक हमने बिजली पहुंचा दी। ठीक है, पहले था ये, मतलब तेजस्वी के दौरान हमने अब 2 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाई है। तो कौन देखता रहेगा कैसे पहुंची बिजली? बिजली और पानी की जहां तक बात है जी, तो बिजली और पानी की अगर बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो ही मे बी राइट, क्योंकि मैं बिहार के उस गांव से ही हूँ जी, जहाँ पर कि ना तो मेरे पास बिजली थी। मैं 90 के दशक के बाद का पढ़ा लिखा और वहाँ मैंने बिजली नहीं देखी थी। नीतीश कुमार के बाद ही बिजली आई, और अभी 2 साल पहले मेरे घर में वहाँ पर वो जो नलका होता है वो भी लग गया है। तो ये डेटा जो अगर वो दे रहे हैं तो इस डेटा में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि बिजली और पानी, सड़क ये पहुंचा। लेकिन अब 1 करोड़ रोजगार की बात, 3 करोड़ सरकारी नौकरी की बात,
और जैसे देखिए इन्होंने 10,000 रुपए वाली बात है, तो अब इसमें जिसने भी प्रॉम्प्ट एक्शन लिया हो, आइदर मोदी जी ने लिया हो, नीतीश कुमार ने लिया हो, 10,000 रुपए महिलाओं तक पहुंचे हैं। और आपको जिलानी जी मैं बता दूं कि इस बार का जो इलेक्शन है, जो वोटिंग होगी, उसमें महिलाएं कास्ट क्रीड से ऊपर उठकर 10,000 के लिए फिर वोट डालने जा रहे हैं एनडीए को। ये मैं ग्राउंड यानी पैसे का खेल हुआ है, पैसे का रेल पेल हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो वहां पर मेरे घर द्वार में काम करते हैं, मेरे खेतों में काम करते हैं, सबके पास पैसे आए दशहरा के टाइम में। मैं उस वक्त गांव में ही था, और सबको आया और सबने कहा, वो जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे खेत में या हमारा खेत करते हैं, उसमें सब जाति का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें यादव भी है, उसमें कोयरी भी है, उसमें मुस्लिम भी है, सबके पास। तो हमने पूछा कि आपको 10,000 रुपए आ गए तो क्या मतलब आप वोट नीतीश कुमार को दे देंगे? तो उसका साफ करना, जे हमारा दिल के पैसा हम ओकरा वोट देवे, सीधा बात जी। उसमें कोई मतलब नहीं है कि कैसे। तो बोले का आगे जो, तो उन लोगों को ये भी समझ आएगा अगर इस सियासी वादों का कुछ हो ना हो, पहले 10,000 तो मिल रहे हैं, चलो काम हाँ, और वो जो आ गए हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ठीक। राहुल जी, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हो रही है, बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट के हवाले से बात की, वादे किए हैं, तो क्या वो बिहार के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल रियलिटीज जो है ना, उनमें इन वादों को वो पूरा कर पाएगी बीजेपी? क्योंकि जेडीयू के हवाले से, जेडीयू और बीजेपी का जो इत्तेहाद है ना, अलायंस है, वो जेडीयू और बीजेपी का इत्तेहाद कितने अरसे तक चलेगा फिर अभी? क्योंकि नीतीश नहीं है, नीतीश का आगे जो भी मुस्तकबिल है, जो भी फ्यूचर है, वो होता रहेगा। लेकिन जो रियलिटी राज पाठक जी बता रहे हैं और आपने बताया, पलायन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर ये जो 10,000 रुपये एक ले लो और वोट दे दो, तो ये सारी फैक्टर के बीच में बीजेपी मैनेज कर पाएगी अगले और 5 साल? क्योंकि कहीं ना कहीं 20 साल के बाद आपको एंटी इनकम्बेंसी का भी रहता है मामला। यदि अभी आज के ही एक बयान यदि लालू जी का आप देखें, तो जिसमें उन्होंने कहा है कि रोटी को पलटते रहिए, नहीं तो जल जाएगा। यदि रोटी एक ही साइड से लंबे समय तक रह गया तवा पे, तो रोटी जल जाएगी। अच्छा। तो राम मनोहर लोहिया के ये शब्द थे। लोहिया साहब भी यही बोलते थे कि रोटी को पलटते लटते रहिए, यानी सरकार हमेशा बदलते रहिए, ताकि उसको एक फियर रहे कि हमें कुछ बेहतर करना है। यानी लालू जी को एक तो कहीं मन में जरूर शंका होगा कि हो सकता है कि हम जो चाह रहे हैं परफॉर्मेंस इस चुनाव में नहीं हो पा रहा, हो सकता है। एक फियर के कारण से भी ये इस प्रकार की बात की जाती है। दूसरा कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले, आज के यानी कल जो है, तेजस्वी ने फेसबुक भी लाइव किया। फेसबुक में भी उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग जाके वोटिंग कीजिए और बदलाव को कीजिए, बदलाव को मतलब उसको गति दीजिए कि बदल जाए। हाँ। क्योंकि हम अपराध मुक्त समाज देंगे, रोजगार देंगे। नीतीश के जो भी आलोचना थे उन्होंने किया। यानी दोनों चुनाव के ठीक एक दिन पहले और सेम डे इस प्रकार की भाषा या इस प्रकार का ये कहीं न कहीं एक द्वंद्व दिखाता है महागठबंधन के जो समूह है कि कहीं न कहीं एनडीए भारी दिख रहा है। चाहे वो 10,000, जैसे आपने कहा कि 10,000 रुपये देने की बात हो, और इसी को देखते हुए तेजस्वी ने भी कहा दिया कि हम 30,000 दे देंगे। पेंशन के भी वादे हो रहे हैं, पेंशन बढ़ा देंगे, पेंशन बढ़ा देंगे, जीविका दीदी को हम कह देंगे परमानेंट कर देंगे, या जो भी है। यानी लेकिन महाराष्ट्र की जीविका दीदी तो गायब हो गई, 2,500 रुपए बिल्कुल गायब हो गए इलेक्शन के बाद। ये भी जनता को देखना पड़ेगा कि वादों पे मत जाइए, अब तक जो हुआ है वो देखकर वोट दीजिएगा। देखिए, चुनाव तो आप भी लंबे समय से कवर करते रहे हैं और हम लोग भी देखते रहे हैं, पाठक जी भी देखते रहे हैं जी। चुनाव में 90% जो बातें होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, उसको कहते हैं हम लोग बोल बच्चा, मतलब जो मुंह में आया वो बोलते रहिए बस। वो रियलिटी नहीं होती है, वह तात्कालिक एक इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल एक क्रिएशन करने के लिए, ताकि वोटर हमारे साथ आए, फिर अगले चुनाव में देख लेंगे कुछ अलग मुद्दा दे देंगे। मुद्दों की कमी थोड़ी है इस जगत में, और खासकर बिहार में तो मुद्दों ही मुद्दे हैं, जब कुछ लीजिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जो सबसे लोगों के जेहन में है कि 90 के दशक में
लोग रात के 8-9 बजे इसके बाद बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि यदि आप रात को 1 बजे स्टेशन पर निकल जाएं बाहर में, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि हम घर कैसे जाएं। बाहर में गाड़ी लगी हुई है, आप बैठ जाइए, उसके जो चार्ज है देके अपने घर पहुंच जाइए। जी बिल्कुल। तो ये जो अपराध को फियर, इसीलिए आज भी प्रधानमंत्री ने कहा जी, जो इस बार तो प्रधानमंत्री ने कट्टा वट्टा गिन दिया और आरजेडी के लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है, वो बिहार आते हैं तो कट्टे वाली बात करते हैं, या डरा रहे हैं क्या उसका कारण है, उसका कारण ये है कि कल परसों से आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें क्या नाम है उस अय्या यादव पता नहीं क्या है नाम, राजद के हैं, वो कैंडिडेट है, लेडी है वो, एंड सी इज प्रोफेसर, वो लेक्चरर हैं कॉलेज में। उनके सामने में एक बच्चा आता है और बाकायदे जनसभा चल रही है और उसमें वो बच्चा जो है वो उसके सामने, सबके सामने में अनाउंस करता है कि अब जब तेजस्वी की सरकार आएगी तो अभी जो है हमको हल्के में ले रहा है, जब तेजस्वी की सरकार आएगी, जब हम कट्टा लेके निकलेंगे तो सब हमको रंगबाज समझेंगे। हाँ। तो प्रधानमंत्री, आप देखिए होता क्या है कि वो पहले का टाइम चला गया कि आप जो खिलाड़ी चुन रहे हैं ना, आपके सामने दो ऐसे तेज दिमाग तर्रार अमित शाह और मोदी की जोड़ी है जो आपके प्रत्येक शब्द को लोक लेता है और उसी गेंद पर आपको दौड़ा दौड़ा के छक्का मारता है। ये राहुल गांधी आज तक समझ नहीं पाया, जिनके कारण उन्होंने वो हार के लिए नोबेल प्राइज उनको मिल सकता है जितना हारे हैं। तेजस्वी यादव लेकिन वो पलट भी रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हाँ, अपोजिशन में एक बड़ा बन गया है। हाँ, तो तेजस्वी यादव ने अभी तक ऐसी कोई बॉल नहीं फेंकी थी जिस पर कि प्रधानमंत्री छक्का लगा दे। जंगल राज का भी वो डिफेंड कर रहे थे कि हमारे राज में नहीं था, वो पिताजी का मामला था। सही है, बाप के समय में क्या हुआ, बेटे के समय में क्या हुआ, दोनों अलग अलग बातें हो जाती है। ऐसा नहीं है, रावण जहाँ जिस घर में पैदा हुआ था उसके पिताजी तो एक महर्षि थे, हैं, लेकिन उसके यहाँ रावण पैदा हो गया। तो ऐसा नहीं है, हिरण्यकशिपु भी किसी के घर में पैदा हुआ है ना, जी बिल्कुल। तो है ना, प्रहलाद उन्हीं के घर में पैदा हुआ। तो उससे आप रिलेट तो नहीं कर सकते, मतलब को रिलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। इसलिए तेजस्वी अपने 17 महीने का जो कार्यकाल रहा, हाँ, उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, उसका रेफरेंस वो सही दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वो अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। हाँ, अभी कल परसों दो तीन गाना आप भोजपुरी में देखेंगे, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है जी। उसमें भी कट्टा कट्टी की बात हो रही है। हाँ, तेजस्वी भैया को बनाएंगे तो कट्टा खरीदेंगे, तो अरे तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो सामने वाला बेवकूफ तो है नहीं। तो सियासी लोग कुछ भी कहें तो क्या लोकल लेवल पर लोग बिहार में, गांव देहात में इस तरह की चीजों को पसंद कर रहे हैं? देखिए जिलानी जी, युवा लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? अब मैं आ रहा हूँ उस मुद्दे पर आ रहा हूँ। जिलानी जी, दरअसल बात है कि मैं भी बिहारी हूँ और मैं पहले गांव में, अपने गांव में मतलब 7th क्लास तक पढ़ा। उसके बाद मैं छोटे कस्बे की तरफ गया, कस्बे से फिर मैं शहर आया, शहर से महानगर आया हूँ। इसलिए मैं प्रत्येक स्टेप पर मैंने बिहार को देखा है। बिहार का क्या है कि बिहार ने अपना हीरो ही गलत चुना फ्रॉम डे 1, और 90s के बाद तो बिल्कुल हो गए। 90s के पहले कि हमको ज़्यादा यादें नहीं है, बचपन में जो भी हुआ होगा नहीं हुआ होगा। मैंने जयप्रकाश नारायण को नहीं देखा, ना मैंने उनके आंदोलन को देखा, मैं सिर्फ पढ़ा हूँ मैंने किताब में, तो मुझे नहीं मालूम उसके बारे में उसके पहले का बिहार क्या था। लेकिन जो मैं उसके बाद का बिहार देखा, उसमें क्या हुआ कि आप अपना एक आइडल चुनते हैं, है ना। आप मान लीजिए आज एंकरिंग कर रहे हैं तो आपके भी मन में होगा कि मैं एक ऐसा एंकर बनूंगा तो मैं पूरी दुनिया में छा जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो आप एंकर बनने का एक सपना देखते हैं। बिहार के गली नुक्कड़ चौराहे पर जब मैंने भी अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो वहाँ पे बातें किसकी होती थी? अनंत सिंह की, ये जो दूसरे सूरजभान सिंह की, वो शुक्ला जी की, वो साधु यादव की। मतलब कि ये इनके हीरो हैं भाई। तो जिनके हीरो की चर्चा चाय दुकान और पान दुकान और हर जगह होगी, वहां पैदा क्या होंगे आप ही बताओ। ठीक है, राहुल जी ने कह दिया कि IAS बनते हैं, बनते होंगे। मुझे मेरे तो समझ में नहीं आता है
वो आईएएस बन के उन्होंने कौन सा नाम किया? आप बता दो, 2 4 5 बिहारी का नाम बताओ जिन्होंने आईएएस में ऐसा कुछ नाम कर दिया जो बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। लेकिन साधु यादव ने क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए, सूरज भान ने कर दिए, अनंत सिंह ने कर दिए, लालू यादव ने कर दिए। तो वहाँ की सोच है बॉस, वहाँ सोच में यही अभी सोच से बिहार निकलेगा कैसे? कांग्रेस के हवाले से मैं राहुल जी में बात करना चाहूँगा, चूंकि आरजेडी जेडीयू के बारे में तो आप दोनों ने बहुत तफसील से बता दिया। कांग्रेस ने इस बार जिस तरह से उसका सियासी मुस्तकबिल के बारे में कहें या राहुल के बारे में, एसआईआर को लेकर काफ़ी चर्चा रही बिहार में, काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा, वोट चोरी का बड़ा मुद्दा रहा। कल भी उन्होंने, आज का फेस था और एक दिन पहले उन्होंने बताया कि साहब देखिए हरियाणा का जो खेल था बिहार में वही होने जा रहा है, इससे अलर्ट रहिएगा हाइड्रोजन बम के हवाले से। तो कांग्रेस का सियासी मुस्तकबिल, एसआईआर, वोट चोरी, क्या बिहार में ये फैक्टर काम कर रहा है? राहुल जी, यदि कांग्रेस के पिछले 10, 15, 20 साल के इतिहास को खासकर बिहार में आप देखें तो कांग्रेस उस छोटे के जो उनका बड़ा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में कभी बिहार में राज करते थे, बिहार में उसके मुख्यमंत्री होते थे, बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते थे, वो एक उच्च चरम स्थिति थी उस कांग्रेस की। लेकिन उसके बाद कांग्रेस अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाई। रिवाइव नहीं करने के कारण क्या है कि आपने कार्यकर्ता को तैयार नहीं कर पाए, आप अपने लीडर को तैयार नहीं कर पाए, आप उसको संगठन को बना के नहीं रख सके। और इसी कारण से उनके मुख्यमंत्री हटने के बाद, यानी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है उसके हटने के बाद उनकी गति और प्रतिदिन और नीचे होती चली। जब मैं एक न्यूज़ चैनल में था, एक समय था कि मैंने एक इलेक्शन के समय, पिछले इलेक्शन के पहले एक मैंने एक कोशिश किया कि सभी जिलों में ये देखा जाए कि कांग्रेस का कार्यालय खुलता कितने बजे है। तो सभी जिलों में रिपोर्टर को मैंने कहा कि एक वॉक थ्रू किया जाए कि जिसमें ये देखा जाए कि कांग्रेस के कार्यालय कितने बजे खुलते हैं और कितने लोग रहते हैं। तो पता चला कि सिर्फ एक ही 2 जिला में जहां ऐसा मिला कि जहां कांग्रेस के कार्यालय खुले, बाकी तो बंद ही रह गए। जहां खुले भी वहां 1 या 2 व्यक्ति थे। यानी इसी कारण से यदि आप देखें, यानी कांग्रेस के जो उच्च राहुल गांधी या जो भी उनके टॉप लीडर्स हैं वो समझ रहे हैं कि हमारी ताकत यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी को उन्होंने चेहरा बना दिया, सपोर्ट कर दिया, तेजस्वी का चेहरा बनाया, कम से कम साथ चलते रहे। और भी जबकि होना यह चाहिए था कि तेजस्वी के बाद उप मुख्यमंत्री का पद अपने लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं लेकर के वीआईपी को दे दिया। यानी अंदर वो मान रहे हैं कि हमारी ताकत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इसी कारण से वो बार्गेन भी सही से नहीं कर पाते। शुरुआत में वो, या फिर नंबर का खेल होगा, नंबर जब आंकड़े मिलेंगे 2 सेकंड फेज के बाद 14 के बाद तय करेंगे किसको क्या मिलना है। जैसा कि कश्मीर में भी हुआ, बात बहुत हुई थी, 6 सीट मिल गए तो सब सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। उसका कारण क्या है ना कि 1 मिनट है सर मेरे पास, चलिए। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस को अगर कहीं भी रिवाइव करना है, आइदर इन उत्तर प्रदेश और इन बिहार, तो उनको अपने पैर पर खड़े होकर के काम करना होगा। ये जो बैसाखी का लेके सहारा, ये चाहे यूपी में अखिलेश यादव के साथ मिल जाते हैं या तेजस्वी यादव के साथ मिल जाते हैं, तो आज न कल यू हैव टू डिसाइड सोलो। आपको सोलो खेलना है। अगर आप नहीं खेल पाते हैं तो आप इसी तरह से रहेंगे और आपका वोट बैंक धीरे धीरे दूसरी पार्टी में ट्रांसफर हो जा रहा और आप वहीं के वहीं छूट जा रहे हैं। बिहार के हवाले से हम बात करें तो बिहार, आज के बिहार को लेकर, आज के बिहार की स्थिति, वहाँ के मसाइल, वहाँ की समस्याएं और वहाँ के नौजवान, चूंकि अब बहुत जानकार हो गए, जागरूक हो गए हैं, अब उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो बहरहाल बिहार को सही तौर पर, सियासी तौर पर जानने की ज़रूरत है। इस बार ये मुद्दे वाकई सियासी लीडरों के क्या काम कर पाएंगे, किन पार्टियों को कितना बहुमत मिलेगा, ये 14 को ही साफ होगा। राहुल जी आपका और राज पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो नाजरीन, बिहार की जंग में फिलहाल इतना ही। ब्रेक और शाम में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लगे रही मुनसिफ टीवी के साथ। आदाब।